हेलो साथियों, वेलकम टू द कर्म अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कर्म अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम लोग जो है आप लोगों के जो यूपीएससी और ग्रुप डी की जो है प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसी की अगली क्लास देखेंगे 15वीं वाली। ठीक है, और जो लोग भी आपके मित्र वगैरह ठीक, जो बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ्स पढ़ना हो जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो आप लोगों के जो है मैथ्स की क्लासेस भी रेगुलर अब चलने वाले हैं, तो आप लोग उनको जो है ये रेफर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। हम लोग पहला सवाल करते हैं। ये बोला गया है ए कामा बी और सी अकेले क्रमशः 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि ए कामा बी और सी अकेले क्रमशः 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी ने कार्य करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम को पूरा करने में सी को कितना समय चाहिए? तो ये निकालते हैं। ए के बारे में देखिए बोला गया आपका, देखिए बोला गया है ए है, बी है, सी है। कह रहे हैं कि 20 दिन में करता है ए, बी करता है 16 दिन में और सी करता है कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम लेंगे। ये हो जाएगा 20 और 16 यानी कितना हो जाएगा 80। इन दोनों का एलसीएम 80। 80 में क्या है आपका 30 गुणे 10 है, 3 इसमें नहीं, 3 की गुणा कर देंगे, तो 80 गुणे 3 कितना हो जाएगा 240। यानी आपका एलसीएम कितना हो जाएगा टोटल 20, 16 और 30 का 240। तो क्षमता निकालेंगे, ए की क्षमता 20 से भाग करेंगे कुल काम में, तो क्षमता आ जाएगी कितनी? ये हो जाएगी 12 की। बी की क्षमता निकालेंगे 16 कम 16, ठीक है, 16 पाँचे 80 आपका 15 हो गया। सी की क्षमता निकालेंगे 3 आठे 24, 8 हो गया आपका। ठीक है, तीनों की क्षमता आपने निकाल ली। ठीक है, ए की क्षमता आ गई 12, बी की क्षमता हो गई प्रतिदिन की कितनी 15 करने की, और सी की क्षमता हो गई प्रतिदिन की 8 करने की। कह रहा है कि यदि ए और बी ने काम किया 4 दिन तक, तो ए प्लस बी काम करेंगे कितने दिन? 4 दिन। तो इन दोनों का एक दिन का काम है कितना? देखिए 12 प्लस 15 यानी 27। ठीक है, ए प्लस बी यानी 12 और ये 15, टोटल एक दिन में काम कितना करेंगे ये लोग? 27 काम कर देंगे। और कितने दिन काम किया इन्होंने? 4 दिन। तो कितना काम हो जाएगा? 27 दूना 54 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 108। अब शेष काम निकालेंगे। ठीक है, अब शेष काम कौन करेगा? सी करेगा। निकालेंगे शेष काम। 240 में से 108 हो गया, तो कितना बचेगा आपका? 132 काम। 132 काम। और सी को पूरा करना है, तो सी का टाइम निकालेंगे। 132 काम करना है कितने में? सही, सी यानी 8, क्षमता है 8, तो समय आ जाएगा। काटेंगे 4 से, 4 तेई 12, 4 तेई 12, 4 दूना 8। 33 का आधा कितना हो जाएगा? 16.5 दिन। कितना हो जाएगा आपका? 16.5 दिन, जो कि कौन सा विकल्प है आपका? पहला वाला। 16.5 दिन आपका। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ए है, बी है और सी है, क्रमशः 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। तो एलसीएम मेथड से क्या करते हैं? जितने भी व्यक्ति हैं किसी कार्य को पूरा करने का जो भी समय, उनका एलसीएम लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 20, 16, 30 का एलसीएम 240 दिखेगा। यानी ए जो है 20 दिन लेता है और कितना काम करता है? 240। ठीक है, यानी एक दिन की क्षमता हो जाएगी, कुल कार्य में समय से भाग कर देंगे इसका, तो 12 की। उसी तरीके से बी के आगे 15 की, सी कितनी जगह 8 की। अब कह रहे हैं कि शर्त ये है कि ए और बी ने जो है मिलके 4 दिन मात्र काम किया है, तो इन दोनों का 4 दिन काम निकालेंगे और शेष काम निकाल के सी का समय निकाल लेंगे हम लोग। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1300 किलोग्राम दर्शाता है। वो अपने क्रय मूल्य को 15% और बढ़ा देता है, उसकी शुद्ध लाभ परसेंटेज क्या है? देखिए, लाभ निकालने के लिए सीपी से अगर हम एसपी एसपी की बात करें, ठीक है ना, कि सीपी कितना है, एसपी कितना है। कह रहे कि एक व्यापारी के पास एक तराजू है, जब वो 1 किलोग्राम रखता है, ठीक है ना, जब वो 1 किलोग्राम रखता है तो कितना दर्शाता है वो? बताइए। 1300 किलोग्राम दर्शाता है। ठीक है, 1300 ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना, किलो हटा दीजिए। 1 केजी का मतलब कितना होता है आपका? 1000 ग्राम आपका, ठीक है ना।
यानी सवाल में मतलब ये कह रहा है कि जब एक व्यापारी जो है 1000 ग्राम रखता है, वास्तव में कितना तौलता है? 1000 यानी 1 किलोग्राम, तो उसको दर्शाता कितना है ग्राहक को? 1300 ग्राम, ठीक है ना? तो देखिए जितना तौल के देगा वास्तव में जितना तौल है वही क्या दुकानदार की लागत है और जबकि जितना देखिए दिखाएगा तराजू पे उतना क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, उतना ही तो ग्राहक से पैसा लेगा और कह रहे हैं कि वो अपने क्रय मूल्य को 15% और बढ़ा देता है। यानी 100 का सामान है, तो 115 में बेचने के लिए कह रहा है, ठीक है ना? यानी आप कह सकते हैं, लिख लेते हैं कि 100 का सामान है, तो 15% अधिक यानी कितने बेचेगा? 115 में। टोटल लागत निकालते हैं, 2 जीरो यहाँ से काट दें, ठीक है? और 5 से काट दें कितनी बार में? 20 बार में, 5 से काट दें 23 बार में। टोटल लागत मूल्य देखिए 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 200 और यहाँ देखेंगे 13 गुणे 3 39, 3 बच गया, 13 दूना 26 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 29। यानी लागत कितने की है? 200 की, तो विक्रय मूल्य कितना है? 299 का, ठीक है? ये सारी जो है चालाकियाँ करने के बाद एक दुकानदार क्या करता है? 200 का सामान 299 में बेचता है। इसका मतलब उसको लाभ तो हुआ है, तो निकालेंगे लाभ परसेंटेज। कितने का लाभ है? 99 का। लागत मूल्य कितना है? 200। इसी को बताना है किसमें? परसेंटेज में, तो पूरे 100 कर देंगे। 2 जीरो हटाएँगे, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 49.5%। 99 का आधा कितना होगा? 49.5%। ये आपका डी वाला विकल्प होना चाहिए। जब भी देखिए बेईमान दुकानदार वाला सवाल करना आपको, तो सीधा एसपी से क्या करिए? सीपी वाला रेशियो लिया कीजिए, आसान होगा आपके लिए। ठीक है? बस ये देखिए कि उसकी लागत दुकानदार के लिए लागत क्या है? यानी उसकी सीपी क्या होने वाली है और कितने में बेच रहा है वो। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे किसी साधारण ब्याज की दर से ₹640 2 वर्ष में कितना हो जाते हैं? 832, ठीक है ना? यानी मूलधन कितना है? 640 और 2 साल के बाद ये क्या है? मिश्र धन यानी ब्याज कितने का दिखेगा? घटा के निकालेंगे। तो उसी साधारण ब्याज की दर से ₹860 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? ठीक है? तो निकालेंगे सबसे पहले ब्याज की दर। तो कह रहे हैं कि ₹640 जो है 2 साल में हुआ कितना? 832। तो 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे परसेंटेज में, ठीक है? तो निकालिए सबसे पहले ब्याज है कितना? देखिए 2 हो जाएगा, 13 में से 4 जाए कितना हो जाएगा? 9, 7 में से 6 जाएगा 1, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा? 3 छेक 18, 3 चौके 12, ₹64, ठीक है? 1 साल का ब्याज। तो निकालेंगे ब्याज की दर परसेंटेज में। ₹64 का ब्याज है किस पे? 640 पे। इसी को बताना है किसमें? परसेंटेज में। 1 जीरो हटाएँगे, 64 से काट दें यानी कितना बचेगा सीधा? 10%। जो ब्याज की दर है वो कितनी है? 10% है और आपसे पूछ रहा है कि 840 ₹860 पर, ठीक है? पूछा है कि 4 वर्ष में कितना हो जाएगा धनराशि? तो प्रिंसिपल कितना है? ₹860। 1 साल में ब्याज कितना है आपका? 10%। तो 4 साल में कितना हो जाएगा ब्याज? 40%। कितना हो जाएगा? 40%। यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका? बताइए? निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका 140% आपका बटे 100। इसी को हल करना है। एक-एक जीरो हटा लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 14 छक 84। 4 तो किसी विकल्प में नहीं दिख रहा आपका। हमने कहीं गलती करी क्या देख लेते हैं। 640 से कितना हो रहा है? 832 मात्र 2 वर्षों में। ठीक है? तो निकालेंगे 2 दिखेगा, 13 में से 4 जाएगा 9 दिखेगा और ये हो जाएगा 7 में से, ठीक है, 6 जाएगा 1 बिल्कुल सही है। तो हो जाएगा, ये हमने गलती कर दी यहाँ। 2 से भाग करना था हमने 3 से भाग किया, ठीक है? यहाँ कितना दिखेगा? 2 नवा 18, 2 छक्के 12, ₹96 दिखेगा, ठीक है ना? यानी ब्याज की दर निकालेंगे। ₹96 ब्याज है कितने में? 640 पे। इसी को बताना है ब्याज की दर यानी गुणे 100 कर दें। एक-एक जीरो हटा लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 16 सत्ते 96, 16 चौके 64। 32 से काटते हैं। 32 से 3 बार में, 32 से कितनी बार में? 2 बार में। 2 से काट दें 5, 5 दें कितना हो जाएगा? 15% आपका कितना हो जाएगा? 15%। वार्षिक ब्याज की दर है ये। वार्षिक ब्याज की दर निकल गई और कह रहे हैं कि इसी ब्याज की दर से, ठीक है? इसी ब्याज की दर से जो है
4 साल में पूछा है कि ये धनराशि 860 कितने रुपए हो जाएगी, यानी मिश्र धन की बात कर रहा है। तो देखिए 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा 15%। तो 4 साल में कितना हो जाएगा 15 गुणे 4 यानी कितना 60%। तो उसको मूलधन यानी 860 रुपए तो आज वापस मिलेगा आपका, यानी 860 प्लस 60% टोटल कितना हो जाएगा आपका, इस धनराशि का 160% वापस मिलेगा उसको, यानी इसी का निकालना है। 160 बटे 160 बटे 100, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से काटेंगे। 16 छः कितना हो जाएगा 96, 9 बज गया। ठीक है, 16 बटे 128 और 38 यानी 37, ये हो जाएगा 1376 रुपये आपका, जो कि आंसर नंबर कौन सा आपका है, डी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि एक वस्तु को 22% की छूट पर और 5% की छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में कह रहे कि 285 रुपए का अंतर आता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि छूट देंगे तो सामान को बेचेंगे, तो इन दोनों विक्रय मूल्यों में जो अंतर होगा आपका, ठीक है, जो इन दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर होगा यहाँ पे और यहाँ पे छूट देने के बाद, वो सीधा अंतर कहाँ दिखेगा, सीधा छूट में। तो देखिएगा कितना आपका है 22%, देखिएगा 22% और कितना है आपका 14.5% का अंतर कितना दिखेगा 285 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि अंतर कितना दिखा, कि अगर 15 घटा दें तो 7 दिखेगा, 15 7 22 यानी 7.5% का मान कितना है 28.5 रुपए। तो कह सकते हैं कि अंकित मूल्य कितना होगा आपका 100%, क्योंकि छूट किस पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पर। जैसे लाभ और हानि गणना किस पे करते हैं, लागत मूल्य पर, उसी तरीके से जो छूट की गणना किस पे करते हैं हम लोग, अंकित मूल्य पर। ये हो जाएगा आपका, ये तो आपका दशमलव नहीं होना चाहिए इसमें ना, 285 आपका, यहाँ देखेंगे 285 बटे कितना हो जाएगा 7.5 गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, आप इस दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, 5 से काट दें, 5 बचे 25 और 3, 5 सत्ते 35, 5 से काट दें 15 बार में। ठीक है, 100 गुणे 10 दशमलव को हटाने के लिए। ठीक है, 5 से काट दें 3 बार में, 5 से काट दें 2 बार में, 3 से 19, 19 बार में 19 दूना कितना हो जाएगा 38 और साथ में 0। ठीक है, 2 जीरो आपका, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपको, अंकित मूल्य आ जाएगा 3800 रुपए। अंकित मूल्य पर जो है छूट देते हैं, सामान को बेचते हैं, तो छूट देने के बाद यहाँ जो विक्रय मूल्य आएगा कितना 78% दिखेगा आपको। ठीक है, और यहाँ कितना दिखेगा, जो भी आपका हटा देंगे 14.5, तो जो विक्रय मूल्यों में अंतर दिखेगा वही क्या दिखेगा, सीधा छूटों में अंतर दिखेगा। और अंतर कितने का है 285 का, तो निकालेंगे 1%, निकालेंगे फिर 100% अंकित मूल्य का मान। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि राम को अपने धन का 12.5% नुकसान होता है और शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके बाद कितना बचता है 630 रुपया बचता है। राम के पास शुरुआत में कितना पैसा था। सवाल में कह रहा है कि राम जो है अपने धन का 12.5% खो देता है, यानी कितना 1/8 खो देता है अपने धन का। 12.5% कितना होता है 1/8 होता है आपका। ठीक है, और शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता है 630। तो राम के पास राशि निकाल लेते हैं। अगर राम के पास राशि क्या हो 1 से मान लेते हैं, तो उसका कितना 12.5% तो उसका खो गया, ठीक है ना, नुकसान हो गया। तो बचा कितना, यानी 1/8 हो गया, यानी 8 में से 1 खो जाएगा तो कितना बचेगा 7, कितने में से 8 में से, इतना शेष है। इसमें से खर्चा कितना हो गया बताइए 75%, तो बचे कितना 25%, यानी कितना 25/100 यानी 1/4, और कह रहे हैं कि बचा कितना आपके पास 630 रुपया। 7 से काटेंगे कितनी बार में 90 बार में, ये हो जाएगा x का मान 8 गुणे 4 गुणे 90 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा 8 9 72। ठीक है, 8 9 72, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 सत्ते 28, 2800 कितना आ जाएगा 80 रुपए, 2880
80 रुपए, यानी राम के पास शुरुआत में जो राशि थी, कितना धन था? 2880 रुपए था। काफ़ी आसान सवाल है। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि 11 संख्याओं का औसत कितना है? 56 है। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 52 है और अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रमशः कितना? 3 और 1, 3 और 1 क्या है? अधिक है। अधिक है। 9वीं और 11वीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। 9वीं और 11वीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। ये हल करते हैं। देखिए टोटल योग निकालते हैं। टोटल योग कैसे निकालते हैं? औसत गुणे आंकड़ों की संख्या से। ठीक है। तो 11 संख्याएँ हैं, तो योग कितना दिखेगा बताइए? 11 गुणे इनका औसत कितना है? 56। ये 11 संख्याओं का कुल योग लिखा हमने। 11 संख्या योगफल कितना निकालेंगे? संख्या गुणे औसत से। 11 संख्या औसत कितना? 56, तो 11 संख्याओं का कुल योग हो गया। अब ये कह रहे हैं कि पहली 3 संख्याओं का औसत, संख्याएँ कितनी है? 3 है, तो इनका एवरेज कितना कह रहा है? 52 है। तो 3 संख्याओं का योग, ठीक है। अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, यानी संख्याएँ कितनी है? 5 और इनका एवरेज कितना है? 60 है। यानी 5 संख्या 3 संख्या, ठीक है। 3 संख्या 5 संख्या, टोटल कितना हो गया? 8 संख्या हो गया। अब कह रहा है कि 9वीं संख्या, फिर 10वीं संख्या और फिर 11वीं संख्या के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना? कह रहा है कि 9वीं संख्या, 10वीं संख्या, 11वीं, 8 संख्या यहाँ, 3 संख्या, टोटल कितनी होगी? 11 संख्या आपकी बराबर हो जाएगी। सवाल में कह रहा है कि 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रमशः कितना-कितना अधिक है? 3 और 1, यानी अगर 11वीं संख्या हम कितना मान लें? x मान लें, तो कह रहे हैं कि 9वीं कितना है? उससे कितना अधिक है? 3 अधिक है और 10वीं कितना अधिक है? मात्र 1, यानी x अगर है तो कितना है? 1 है। x प्लस 1 प्लस x 11वीं संख्या। टोटल 11 संख्याएँ इधर भी हो गया, टोटल 11 संख्या इधर भी हो गया। आइए हल करते हैं। ठीक है। चाहे तो कुछ कॉमन कर लें। ये दिखेगा 11 गुणे 56, 3 गुणे 52 प्लस 5 गुणे 60 प्लस कितना दिखेगा? x कितनी बार है? 3 बार। 3x प्लस 3 और 1 4। ठीक है, आइए हल करते हैं। ठीक है, इसको इधर लेके आइए, या तो सभी में क्या करिए 4 कॉमन कर लें। देखिए सभी में अगर 4 कॉमन करते हैं तो 4 से कितनी बार में कटेगा? 14 बार में। 4 से कटेगा 13 बार में। 4 से कितनी बार? 15 बार में। ठीक है, इसमें 4 तो है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 3x/4, ताकि गुणा करें तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाए और यहाँ हो जाएगा 1। ये देखिएगा 14 एकम 14, ठीक है। 11 में गुणा करेंगे तो 15, 154 दिखेगा, बराबर 13 तिया 39, 15 पाँचे 75 प्लस 3x/4 प्लस 1 दिखेगा। ये हो जाएगा 40 और 75, 7 4 11, 110 और 5 15 दिखेगा, ठीक है ना? 40 और 75, ठीक है। 115 दिखेगा, इसमें से घटा देंगे 115 तो 3x/4 का मान दिखेगा। 115 घटाइए इसमें से, कितना है? 154 है। 115 घटाएँगे, 14 में से 5 जाए कितना दिखेगा? 9 और यहाँ 4 में से 1 जाए कितना हो जाएगा? 3, यानी मात्र 39। 3 से काटेंगे कितनी बार में? 13, तो x का मान क्या दिखेगा? 13 गुणे 4 यानी 52। यही क्या है आपकी 11वीं संख्या बोली गई ना? यही क्या है 11वीं संख्या, और पूछा क्या है? 9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत क्या है? निकालिए। औसत निकालना है आपको। 9वीं और 11वीं, 9वीं संख्या कितनी है आपकी? x प्लस 3 है और 11वीं कितनी है? x है। इसी का तो औसत चाहिए, यानी 2x प्लस 3 का आधा, तो 2x, x का मान कितना है? 52 है कि 53? 52 है, और प्लस 3 कर देंगे, उसका आधा करेंगे। ये हो जाएगा 104 3 107, ठीक है। 107 का आधा यानी 53 दशमलव कितना दिखेगा आपको? 5, 53.5। केवल कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि औसत कैसे निकालते हैं, ठीक है।
आंकड़ों का योगफल बटे क्या होता है? आंकड़ों की संख्या। तो योगफल कैसे निकालेंगे? औसत गुणे आंकड़ों की संख्या से। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि एक वर्ग का क्षेत्रफल S है और दिए गए वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो A बाई S का मान किसके बराबर है? जैसे कह रहा है सवाल में, एक वर्ग है आपका इस तरीके से, तो सारी भुजाएं बराबर होंगी और इसका कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है आपका? S है। क्या है? S है। और कह रहे हैं कि मध्य बिंदुओं को अगर हम जोड़ दें इस तरीके से, मध्य बिंदुओं को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो एक अंदर एक बनेगा आपका स्क्वायर, इसका एरिया क्या है? A है। तो पूछा है A बाई S क्या होगा? तो आपको पता है कि बाहर वाला जो क्षेत्रफल होता है वर्ग वाला और जो अंदर वाला है, अंदर वाले क्या होता है? बाहर वाले का आधा होता है, ठीक है ना? यानी अगर ये कितना है? 2 यूनिट है तो कितना आपका? 1 है। तो कितना हो जाएगा? सीधा आधा यानी कितना दिखेगा? 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.5 आपका। A बाई S कितना हो जाएगा? 0.5 आपका। आप कैलक यहाँ से भी कर सकते हैं कि बाहर वाला कितना अगर A है, ठीक है? तो इसका विकर्ण क्या दिखेगा आपको? बताइए, 1 करने में 2। बड़े वाले की बात कर रहे हैं, अगर ये भुजा A है, तो इसका विकर्ण क्या दिखेगा? 1 करने में 2। तो विकर्ण के संदर्भ में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटे में क्या होता है? 2 होता है, ठीक है ना? विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। आप देखेंगे जो अंदर बनाया आपने, ठीक है ना? अंदर जो बनाया छोटा वाला भुजाओं के मध्य बिंदु से, तो इसका विकर्ण क्या दिखेगा? सीधा A तो दिखेगा, इसी के तो बराबर है, इस भुजा के बराबर है। यानी विकर्ण क्या दिखेगा अंदर वाले का? A, यानी विकर्ण का स्क्वायर बटे क्या दिखेगा? 2। ये तो कट गया, तो ऊपर क्या दिखेगा? 2 स्क्वायर बटे स्क्वायर, कटेगा तो क्या दिखेगा? 2। तो हमने बाहर से अंदर वाला निकाला, ठीक है ना? बाहर से अंदर का रेशियो क्या दिखा? 2 से 1। तो अंदर से बाहर क्या दिखेगा आपको? 1 से 2। ये अंदर वाला, ये बाहर वाला। 1 से 2 यानी कितना हो जाएगा? 0.5 आपका बी वाला विकल्प। आपको सीधा याद होना चाहिए, ठीक है? कि कोई अगर वर्ग लें, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, उस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने से जो आकृति बनेगी, वो भी आपकी वर्ग ही बनती है और उसका क्षेत्रफल जो होता है, बड़े वाले का आधा हो जाता है। अगला लिखते हैं हम लोग। कह रहे कि 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 1215 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 81 है। यदि संख्याएँ 500 और 700 के बीच में हैं, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। देखिए एचसीएफ कितना बोल दिया है? 81 है। तो 2 संख्याएँ क्या हम लोग बनाते हैं? एक बनाते हैं 81A, एक बना दें कि 81A है, दूसरी बना दें कितनी है? 81B, जहाँ पे A और B क्या होते हैं? को-प्राइम, और योगफल कितना होगा दोनों संख्याओं का? 1215 होगा, यही बोला गया है। तो 81 कॉमन है, तो आप देखेंगे कि A प्लस B क्या दिखेगा आपका? 12, 15। तो 81 से काट दें कितनी बार में? 15 बार में। A प्लस B कितना दिखेगा? 15, ठीक है? इसके संभावित मान तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि A और B क्या होना चाहिए? बस को-प्राइम होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे आपको रेंज दी गई इन दोनों संख्याओं में, कितना होना चाहिए? 500 और 700 के बीच में होनी चाहिए दोनों संख्या, ठीक है? तो आप देखेंगे A का मान ऐसा क्या रखें कि योगफल क्या हो जाए? 15 हो जाए। शर्त ये है कि A और B दोनों क्या होने चाहिए? को-प्राइम। A और B दोनों क्या होते हैं? को-प्राइम होते हैं आपके, सहभाज्य होते हैं। अगर इसको 7 लें, इसको कितना लें? 8, तो कितना दिखेगा आपको? 15 दिखेगा। अब चेक करते हैं क्या ये संख्या 500 और 700 के बीच में आती है? क्योंकि संख्या कैसे निकालते हैं बताइए? 81 गुणे 1, यानी 81 गुणे 7 रखें, तो 7 एकम 7, 7 बटे 56, ठीक है? 500 से ऊपर चली गई। अगले देखेंगे 81 गुणे b, यानी 8 एकम 8, 8 अठेयम 64, यानी 8 700 से क्या है? नीचे आपका, यानी ये रेंज सही है आपकी 7 से 8 की। इसके संभावित मान तो और भी कई होंगे। जैसे कह सकते हैं प्राइम होना चाहिए को-प्राइम। 2 और 13 15 दिखा, 1 और 14 ये भी कितना दिखा? 15 दिखा। 10 और 15 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10 और 15 क्या है? को-प्राइम नहीं, इनका मतलब क्या दिखेगा? 5। आप देखेंगे 13 और 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे इसके बाद 9 और 6 नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें क्या है?
9 और 6 का मौसा क्या दिखेगा? 3 दिखेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए कौन सा 7 और 8 वाला, तो ये आपका हो जाएगा। हमसे पूछा है दोनों संख्याएं क्या बनी? 81 है, 81 भी जहाँ पे ए और बी का मान आपने डिसाइड कर लिया, कितना हो गया? 7 और 8। तो पूछा दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कैसे निकालते हैं सीधा? आप देखिए संख्या निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा निकालने का तरीका है व्युत्क्रम का योगफल क्या? योगफल लिखते हैं ऊपर a प्लस बी। अगर कोई दो संख्या है तो ऊपर क्या लिखते हैं? दोनों संख्याओं का योगफल। और नीचे क्या लिखते हैं? गुणनफल। तो योगफल तो आपको दिया है, कितना है? 12 15 है। नीचे हमको उन दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखना है, ठीक है। एंड देखेंगे गुणनफल कितना होगा। पहले संख्या बनेगी 81 गुणे a का मतलब 7, और दूसरी संख्या बनेगी 81 गुणे b का मतलब कितना? 8। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ऊपर लिखते हैं, देखिए जब भी हम दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालते हैं तो ऊपर क्या, जैसे कह दें कि एक संख्या a है, दूसरी क्या है? b है, तो इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा? 1/a, दूसरी क्या बनेगा? 1/b। तो ये व्युत्क्रम का योगफल क्या दिखेगा? ऊपर दिखेगा a प्लस b, और नीचे क्या हो जाएगा? a भी हो जाएगा। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि किसी दो संख्या के व्युत्क्रम का योगफल निकालना, तो ऊपर क्या रखिए? योगफल, और नीचे क्या रखिए? दोनों संख्याओं का गुणनफल रख दीजिए, निकल जाएगा आपका। आइए हल करते हैं। 81 से काटा था कितनी बार में? 15 बार में, ठीक है। सभी मल्टीपल में है। 3 से काट दें 5 बार में, 3 से कितनी बार में? 27 बार में। ऊपर 5 दिखेगा, 27 5 कितना होता है? 27 7 है, 7 7 कितना हो जाएगा? 49। 7 दूनी 14 4 18, 7 7 49 यानी 9, 4 बच गया। 7 दूनी 14 4 18 गुणे 8 है आपका। 8 आठे में कितना हो जाएगा आपका? 8 9 72, 2 दिखेगा आखिरी में, और एक विकल्प है कौन सा? 15 12 का, जिसमें आखिरी में क्या है? 2 है। ऊपर 5 है, नीचे क्या दिखेगा आखिरी का? 2 दिखेगा। हल करने पे वही आना चाहिए आपका। तो इसको याद रखना है कि व्युत्क्रम का योगफल कैसे निकालते हैं? ऊपर लिखते हैं संख्याओं का योगफल, और नीचे क्या लिखते हैं? सही है, संख्याओं का गुणनफल। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं इस प्रकार है कि ए बड़ा है किससे? बी से। और एलसीएम कितना है? 209 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी क्या है? देखिए को प्राइम जो होते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है उनकी क्या होता है? गुणन होता है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या फिर से अभाज्य संख्याओं का जो लॉसा होता है क्या होता है? सीधा उनकी गुणा होता है। इसका मतलब ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणा है सीधा। ये क्या है? दो अभाज्य संख्याओं का गुणा है ये। तो आइए हल करते हैं, दिखेगा आपको। किससे काट दें? ये कटेगा, 9 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। 11 से काटें, 11 कम 11 9, हाँ 11 से तोड़ें तो 11 कम 11, 11 99 आपका 19। देखिए दोनों के दोनों कैसे हैं? प्राइम यहाँ पे। दोनों कैसे हैं यहाँ पे? अभाज्य संख्या है। अब कह रहा है कि ए स्क्वायर क्या है? माइनस बी का मान चाहिए। और कह रहा है कि बड़ा कौन है? ए, यानी ये ए का मान है आपको, और ये किसका मान है? बी। तो निकाल लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी, आपसे पूछा है। ए यानी 19 का स्क्वायर माइनस बी यानी कितना? 11। 361 माइनस 11 कितना दिखेगा? 350 सीधा, ये वाला विकल्प। ठीक, बस इतना ध्यान देना है कि दो अभाज्य संख्या फिर अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। उनका जो एलसीएम होता है सीधा उनकी गुणन होता है, ठीक है ना, गुणा करके निकालते हैं। और हम जो है अभाज्य संख्या निकालनी हो तो भी उनका गुणा करके जो एलसीएम निकालते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि पी और क्यू ने एक साथ एक काम को पूरा किया और उन्हें क्रमशः 1080 और 1440 रुपए का भुगतान किया गया है। यदि पी पूरे काम को 20 दिनों में कर सकता है तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लिया होगा? ये हल करते हैं। देखिए आपको पता है कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा, ठीक है, जो व्यक्ति जितना काम करेगा उतना ही क्या होगा? उसको मजदूरी मिलेगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा?
मजदूरी मिलेगा। तो हम बताइए काम कैसे निकालते हैं कि किसी व्यक्ति की क्षमता कितने हैं और कितना समय तक काम करता है। किसी व्यक्ति की क्षमता कितने हैं और वो व्यक्ति कितने समय तक काम कर रहा है, ठीक है? तो देखेंगे अगर काम का समय क्या हो सभी के लिए बराबर हो, काम का समय सभी के लिए क्या हो बराबर हो, तो सीधा हम जो है पैसे को किसमें बाँटेंगे उनकी क्षमता में, ठीक है? कि क्षमता का अनुपात क्या है क्योंकि काम का जो समय दोनों के लिए अगर बराबर तो अनुपात में कट जाएगा ना आपका, ठीक है? तो हम कह सकते हैं देखिए उनकी अगर क्षमता का अनुपात निकालें क्योंकि क्षमता के अनुपात में क्या होगा पैसा बटेगा क्योंकि समय दोनों का कितना है 20 दिन है। दोनों का समय कितना है 20 दिन है। तो ये देखिए जो क्षमता है इसी के अनुपात में क्या होगा पैसा बटा होगा। क्षमता का अनुपात निकालेंगे ये देखिए कितना 1080 ठीक है। 0 से 0 काट लेते हैं 12 नवा 108 12 बटे 144 अभी भी कट रहा है आपका 3 से काट लें 3 से कितना 4 बार में 3 से 3 बार में 3 से 4 बार में। ये क्षमता का अनुपात है, ठीक है? ये इनकी क्षमता का अनुपात है। कह रहे कि यदि P जो है पूरे समय को 20 दिनों में कर सकता है, P जो है उस पूरे समय को कितने दिन में करेगा 20 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है? P इसमें कहाँ पहला वाला है, ये Q वाला है तो इसकी क्षमता हो गया। काम कैसे निकालते हैं कार्य क्षमता गुणे समय से। 3 की क्षमता से काम कितने में किया है 20 दिन में। अब इसी काम को करना है दोनों को मिलके तो 3 + 4 दोनों मिले की क्षमता कितनी आएगी 7 की। तो हमसे क्या पूछा है समय। हो जाएगा 60 बटे कितना 7 यही डी है आपका टाइम समय है। 7 बटे 56 8 बार में जाएगा 4 बचेगा और 7 से 8 सही 4 बटे 7 दिन आपका 8 सही 4 बटे 7 सी वाला विकल्प दिखेगा आपको। ठीक है बस इतना ध्यान रखना है कि मजदूरी को जो हम कैसे बांटते हैं कुल काम के अनुपात में और कुल काम निकालते हैं हम लोग कार्य क्षमता गुणे समय से। लेकिन अगर समय बराबर सभी का तो सीधा कह सकते हैं कि हम मजदूरी किसमें बांटेंगे कार्य क्षमता के अनुपात पे। ठीक है ये मजदूरी का अनुपात है इसका मतलब यही क्या है क्षमता का अनुपात है। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे कि ए कमा बी और सी लाभ और हानि को 1:2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने के लिए साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 3 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/3 जो है भाग निकाल लेता है और बी अपनी पूंजी का 1/2 भाग और लगा देता है। 10 महीने के अंत में उन्होंने 52,260 रुपए का लाभ साझा किया तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, ये हल करते हैं। देखिए लाभ और हानि जो बाँटते हैं हम लोग, कुल निवेश के अनुपात में बाँटते हैं। ठीक है? तो कह रहे हैं कि एबीसी ने जो साझा किया व्यापार को, तो बोला गया 1/2 अनुपात एलसीएम क्या दिखा 12 यानी यहाँ दिखेगा 6 12 में भाग करेंगे 3 से कितना देगा 4 12 में 4 से भाग करेंगे 3 यही जो है राशियों के बारे में बोला गया है। अब कह रहा है कि साझेदारी में इस अनुपात के साथ जो है प्रवेश करते हैं लेकिन 3 महीने के बाद ठीक है, अगर पूँजी में बदलाव हुआ है तो लाभ के अनुपात में भी क्या होगा बदलाव होगा। कह रहे कि 3 महीने के बाद जो है ए अपनी पूँजी को निकालता है 1/3 और बी जो है और डाल देता है। निकालेंगे नया अनुपात, एबीसी का नया अनुपात निकालेंगे। लगाता कितना है 6 तो कितने महीने तक लगाया 3 महीने तक। उसके बाद क्या कर रहा है धनराशि में परिवर्तन हो रहा है। 3 महीने के बाद कह रहा है कि अपनी पूँजी निकालता है कितना 1/3 तो 6 का 1/3 निकालेगा यानी कितना निकालेगा 2 तो बचेगा कितना 4। 6 का 1/3 यानी कितना हो जाएगा 3 से भाग करेंगे 2 बार में यानी 2 निकल रहा है। 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 बचेगा और कितने साल के लिए वर्ष के अंत में कह रहा है कि महीने 10 महीने के अंत में बोला गया ठीक है ना। केवल 10 महीने की बात है तो 3 महीने तो यहाँ इन्वेस्ट किया तो 10 महीने होने के लिए कितना बचा आपका मात्र 7 ठीक है। ये हो गया ए का। अब बी की बात करेंगे।
ये हो गया ए का कुल निवेश। बी की बात करेंगे तो बी ने कितना लगाया 4, 3 महीने के लिए। उसके बाद राशि में बदलाव किया है। कह रहे कि 3 महीने के बाद बी ने क्या किया, अपनी पूंजी का 1/2 और निवेश किया है। तो 4 है, इसका 1/2 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 2। 4 का आधा क्या होगा 2 हो जाएगा। पहले 4 था, 2 और निवेश के बाद कितना हो जाएगा 6। और कितने समय के लिए, ये भी 10 महीने के अंत में यानी 7 महीने इसका भी बचा। और सी जो है कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यानी सी कितना लगाता है शुरुआत में बताइए 3। तो सीधा कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। निकालेंगे 6 गुणे 3 18, 28, ठीक है ना। 18 प्लस 28 सीधा जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। 30 और 16 कितना हो जाएगा 46 आपका। ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46 आपका। 18 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46 आपका। 4 क्या है 12 42। देखिए 6 7 42 और 12, 42 और 12 कितना हो जाएगा आपका 42 और 12 आपका 54। दिखेगा कितना आपका 54। ये कितना दिखेगा 10 गुणे 3 30। किससे कट रहा है केवल 2 से। ये दिखेगा अनुपात कितना 23 27 और 15 का अनुपात दिखेगा, ठीक है ना। इस अनुपात में बटेगा आपका। तो हमें पूछा है किसका बी का, तो निकाल लीजिए बी का लाभ। टोटल राशि है 52,000, ठीक है 260 रुपए। बी कितना कमा रहा है 27। कितना 27 मिलेगा इसको, कितने में से टोटल जोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए 27 और 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 और 55 कितना हो जाएगा 65। इसी को हल करना है, ठीक है। 13 से काट दे, 13 चौके 52, 13 से कटेगा आपका 13 5 65, 13 चौके 52 जीरो, 13 दूनी 26, साथ में जीरो भी है। 5 से भाग करिए 5 बटे 40, 5 चौको 20 गुणे 27, 27 गुणे 4 कितना होगा 108। 108 यानी 08 होना चाहिए आपका। कौन सा विकल्प दिखेगा ये वाला, ठीक है। 27 चौके 108 कितना बच गया आपका, एक बचा अभी। 27 गुणे 8, 8 सतह कितना होगा 56, 8 दूनी 16 5 21, 216 और एक कितना हो जाएगा 217 आपका। 217 कितना धनराशि मिलेगा बी को। ठीक है, फिर से बता देते हैं। बोला गया कि एबीसी को लाभ जो है किस अनुपात में बांट रहा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। हल करें क्या दिखेगा 6:4 3 के अनुपात में। लेकिन वो समय के साथ जो है अपनी धनराशियों में परिवर्तन करते हैं, तो आपका लाभ का अनुपात भी क्या होगा बदल जाएगा, ठीक है। 3 महीने के बाद निकालेंगे कितना कितना हुआ। तो ये अनुपात क्या दिखा था 23 27 और 15 का। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि ए, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 32। और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब x माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 35 आता है। a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब किससे भाग करें x माइनस 4 से, तो x माइनस 4 बराबर क्या रखिए 0। तो x बराबर क्या दिख जाएगा 4 आपका, ठीक है। यानी x का मान 4 है और जब इसमें भाग लगाएंगे इस पे रखेंगे तो 32 जो भी आपका शेषफल उसके बराबर कर देंगे। x का मान 4 तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस ए एक्स यानी a गुणे 4 आपका प्लस b जो भी शेषफल उसके बराबर कर दीजिए। यानी हो जाएगा 16 प्लस 4a प्लस b बराबर कितना 32। तो आप कह सकते हैं कि 4a प्लस b बराबर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 16 है। पहला समीकरण है, ठीक है ना। ये पहली शर्त के अनुसार है।
अब देखिए यहाँ भी कह रहा है कि जब हम इसको भाग करते हैं x माइनस 4 से, यानी यहाँ भी x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या दिखेगा 4, इसमें रख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी b गुणे 4 प्लस b, ये है आपका बराबर। कह रहे हैं कि जो भी रिमाइंडर उसको लिखेंगे शेषफल कितना आया इस बार 35, हल करेंगे ये दिखेगा 16 4b प्लस a, 16 घटाइए कितना दिखेगा आपको 29 आपका, 19 आपका कितना दिखेगा 19। इस समीकरण 2 हो गया। हमको a प्लस बी पूछा है, क्या पूछा है a प्लस बी, तो कर देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है। ये हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस 4b प्लस a बराबर कितना है 16 प्लस 19 हो जाएगा 4a प्लस a कितना हो जाएगा 5a, b प्लस 4b कितना हो जाएगा 5b बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो a प्लस b का मान क्या दिखेगा, 5 कॉमन भाग करेंगे कितना आ जाएगा 7 आपका, a प्लस b का मान कितना आ जाएगा 7 आपका। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे किसी विशेष आंकड़ों के समुच्चय के माध्य और बहुलक क्रमशः 36 और 63 हैं, तो अनुभाविक संबंध का प्रयोग करते हुए उसी आंकड़े के समुच्चय के माध्य का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुलक जो होता है, यानी मोड जो होता है बहुलक, ये होता है 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे क्या होता है मीन होता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग बहुलक। 3 गुणे मीडियन यानी माध्यिका, 2 गुणे क्या होता है माध्य होता है, ठीक है ना। इसी से हल करना है हमको। तो हमको पूछा क्या है बताइए, इसी में रख लीजिए, ठीक है ना। हमको पूछा क्या है, माध्यक पूछा है, ठीक है ना। यानी क्या पूछा आपसे बताइए, आपको दिया है देखिए, एक तो बहुलक दिया है और एक माध्य दिया है, ठीक है ना। माध्य है ये, यानी क्या है ये मीन है। माध्य क्या होता है, मीन यानी औसत होता है और कुछ नहीं होता है। माध्यिका ये बोला गया, ये क्या है मीडियन है आपकी, मीडियन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप यहाँ से मीडियन का मान निकाल सकते हैं, बताइए मीडियन कैसे निकालेंगे, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा मोड प्लस 2 मीन, माइनस नहीं इधर आएगा तो प्लस जाएगा और 3 से भाग कर देंगे बस, यही आपका ये सूत्र कह रहा है। तो रखेंगे मोड कितना आपका है बताइए, पहले माध्य है कितना 36, मोड कितना है 63, 2 गुणे कितना है आपका 36 आपका, माध्य बटे 3 कर लेंगे, 36 गुना 72, ठीक है ना। 63 में 72 जोड़िए कितना हो जाएगा 5, 7 से 13, ठीक है। ये हो जाएगा, भाग करेंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15 कितना दिखेगा 45 आपका। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितना जाएगा 45 आपका, ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो मोड बराबर क्या होता है 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे क्या होता है मीन आपका, इसी पर रख के निकाल लेंगे हम लोग। अगला सवाल करेंगे हम लोग। देखिए कह रहा है कि 0.0245 पे बार है, क्या इसको साधारण व्यंजक के रूप में सरल करें। तो आपको पता है ये है 0.0245 पे क्या है बार है। तो आपको पता है कि बार हटाते हैं, जितनी संख्याओं पे बार है उतने ही क्या आते हैं नीचे 9 आते हैं,
और दशमलव के बाद की बात करें, दशमलव के बाद जितने संख्याओं पे बार होते हैं उतने क्या आते हैं, 9 आते हैं। और जितनी संख्याओं पे बार नहीं आते हैं उतने क्या होते हैं, 0 आते हैं। ठीक है। अब जो संख्या बनी कितनी है, 245। अब जिस पे बार ने उसको घटा देंगे, कितना है 002, यानी क्या बनेगा, सीधा 2 बनेगा, इसे घटाना है। तो बनेगा आपका 243 बटे में 99। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखना है इसको। 9 से काट दें सीधा, 9 दूना 18, यानी कितना, 4 2 6, 9 7 63। 9 से भाग करेंगे 11 बार, यानी 27 बटे क्या हो जाएगा, 1100। ये हो जाएगा बी वाला विकल्प, 27 बटे 1100 आपका। आइए अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल के रूप में दिए गए, ठीक है ना, दो मूल के रूप में दिए गए हैं। पहला देखिए, कह रहे हैं कि मूल क्या है आपका, पहला x दूसरा y, अब कह सकते थे, ठीक है ना। ये कितना है आपका, पहला मूल है आपका 2/3, और दूसरा क्या है आपका -1/2। तो समीकरण बनाना है ना आपको, ठीक है। देखिए कौन सा मैच कर रहा है। अगर समीकरण बनाना हो तो देखिएगा, आप चाहें तो मूलों को रख सकते हैं, ठीक है ना। उस समीकरण में क्या होना चाहिए, उसका मान बराबर होना चाहिए। इसमें रखेंगे तो आपको दिखेगा, कह रहा है कि -1/2 मान रख सकते हैं आप किसी मूल का एक, ठीक है। आप चाहें तो समीकरण से भी, पहले समीकरण बता देते हैं फिर मान रख के दिखा देंगे आपको, ठीक है। देखिए अगर दो मूलों पता हो तो समीकरण कैसे बनाते हैं आप। देखिए ये होता है आपका एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अगर दो मूल, पहला क्या हो अल्फा, दूसरा क्या हो बीटा, सबकी बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है एक्स, और प्लस दोनों का गुणनफल बराबर क्या करते हैं 0। ये समीकरण आपको मिल जाता है। यदि दो मूल आपको पता हो तो समीकरण कैसे बनाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योगफल, मूलों का एक्स का गुणांक लेंगे, प्लस दोनों का क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। योगफल एक्स के साथ और कर देंगे गुणनफल भी प्लस के साथ। तो इसमें रखेंगे तो ये देखिए क्या आपको, एक्स स्क्वायर माइनस आपका, देखिए अब कह रहे हैं कि दोनों क्या करिए, योग करिए। तो देखिए 2/3 माइनस का क्या है 1/2, तो कितना दिखेगा 4 -3, यानी 1 बटे कितना देगा -6। तो माइनस पहले ही है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/6 एक्स, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है ना आपका। देखिए 2/3 -1/2 कितना देखिए 4 -3 कितना हो जाएगा 1/6 आ रहा है, ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। ये प्लस में आ रहा है तो माइनस 7 गुणा का तो माइनस दिखेगा, माइनस हो जाएगा एक्स प्लस ये दिखेगा, गुणनफल करिए, 2 से 2 कट जाएगा गुणा करेंगे तो क्या दिखेगा -1/3 बराबर 0। इसी को हल करना आगे, तो देखिएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ठीक है, एलसीएम 6 था ना इसका, माइनस क्या दिखेगा आपको 2 बराबर क्या दिखेगा 0। तो जो भी ये समीकरण देगा आपका वही सही होना चाहिए। आप देखिए इसको हल करेंगे तो दिखेगा 3x स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, देखिए माइनस का 3x और यहाँ क्या दिखेगा माइनस का 4x, ठीक है। माइनस का 3x और ये माइनस का 4x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7x और ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। तो पहला तो नहीं है आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये दर्शा रहा। इसको देखेंगे तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब देखेंगे माइनस का 3x प्लस का 4, ठीक है। तो क्या दिखेगा प्लस का x दिखेगा, क्या दिखेगा प्लस का x। इसमें तो माइनस आ रहा है आपका, ठीक है, आप लिख सकते हैं प्लस का x और माइनस क्या दिखेगा 2 दिखेगा बराबर 0। ये भी आपका नहीं है।
क्योंकि माइनस एक्स माइनस द्वारा आपका। इसको हल करेंगे तो देखिएगा 2x गुणे 3x कितना हो जाएगा 6x²। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 3x और ये जाएगा माइनस का 4x। तो हल करें तो क्या आ जाएगा माइनस का x प्लस और माइनस गुणा करें तो माइनस कितना आ जाएगा 2 बराबर 0। कौन सा मैच किया आपका? तीसरा वाला। इसको हल करेंगे तो मैच नहीं करेगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6x², 3x और 4x कितना हो जाएगा प्लस का 7x और प्लस का 2 बराबर क्या आएगा 0। ये भी आपका नहीं दिखेगा, ठीक है ना, ये भी गलत, ये भी गलत है। हम ये कह रहे थे, ये तो आपने बिल्कुल बेसिस कर लिया, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो अगर आपका ये मूल है तो इसमें रखने पे क्या करेगा संतुष्ट करेगा, ठीक है। कोई भी मूल रखिए, जैसे 2/3 रखेंगे, ये कितना देगा आपका 2x है, 2/3 प्लस 1 गुणे कितना 3 गुणे 2/3 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 3 7/3 आपका। ये हो जाएगा 4 3 दूना 6 और 6 माइनस 6 देखिए क्या दिखेगा 0। 3 दूना 6 3 दूना 6 0 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आपका। इधर भी 0 है, उधर भी क्या है आपका 0 दिखेगा, तो यही संतुष्ट करेगा आपको। बाकी किसी पे आप रख के चेक करेंगे तो नहीं होना चाहिए 0 आपका, ठीक है। जो एलएचएस है आपका बायां साइड वो दाहिने साइड से मैच नहीं करना चाहिए आपको, गलत हो जाएगा आपका। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेसिस करने के लिए। अगर 2 मूल पता है आपको तो उसका समीकरण कैसे बनाते हैं हम लोग। अगला सवाल करते हैं हम लोग। लेकिन निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव है, ठीक है ना। आवर्ती का मतलब क्या होता है आपका बताइए। अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत। अब अशांत में देखिए 2 हो सकते हैं, या तो पुनरावृत्ति वाले या फिर जो है अपुनरावृत्ति वाले। और अनावर्ती बोले तो क्या होता है आपका शांत दशमलव। तो देखिए आपको पता है कि शांत दशमलव होने के लिए, शांत यानी अनावर्ती दशमलव होने के लिए अगर भिन्न दिया है कोई, यानी उसमें क्या होगा अंश और हर होगा, अंश और क्या होगा हर होगा। तो हम हर को इस भिन्न को सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है ना, इस भी को सरल करने के बाद हर में केवल 2 या 5 की घात दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भिन्न आपका कैसा है शांत दशमलव है तो इसका मतलब ये है कि जब तक उसको हम सरल करेंगे बिल्कुल न्यूनतम भिन्न में, जब तक वो कटे तब तक काटते जाइए, ठीक है ना। और देखेंगे कि हल करने के बाद जो है उसके हर में या तो 2 या 5 की घात होगी या तो दोनों की, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और आ रहा है उसके हर में, जैसे 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसके बाद 9 आ रहा है या 7 आ रहा है, तो क्या दिखेगा आपका सही है अशांत दशमलव दिखेगा। तो हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो दिखेगा 3 से काट दें 7 बार में, 3 से कितनी बार में 30 बार में, यानी ये भिन्न क्या दिखा 3 7/30। तो नीचे क्या दिख गया 3 दिख गया ना। बताइए ये तो शांत दशमलव नहीं बनेगा, कैसा बनेगा आपका अशांत दशमलव, ठीक है ना, यही वाला होना चाहिए। बाकी चेक करिए 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से कितनी बार में 20 बार में, ठीक है ना। 7 बटे क्या दिखा 20, तो नीचे तो 20 हो गया ना आपका। 20 कितना होता है 4 गुणे 5 होता है, और 4 कितना होता है 2 की पावर 2 होता है, ठीक है। ना तो इसमें कहीं 3 दिखा, ना तो 6 दिखा, ना तो 9 दिखा, ना ही क्या दिखा 7। ये कैसा हो जाएगा आपका शांत दशमलव हो जाएगा ये आपका। इसको हल करेंगे 3 7 21 3 दाम है 10, यानी 7 बटे क्या दिखा 10। ये भी आपका कैसा है शांत, क्योंकि नीचे क्या है 2 गुणे 5 दिखा, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो 3 7 क्या है 21, 3 चौके 12 यानी 120। तो 7/40 आपका, ये कैसा भिन्न है आपका देखिए 40 है, 40 कितना होता है 8 पंजे 40 होता है, कितना होता है 8 पंजे 40 होता है। और 8 कितना होता है 2 की पावर 3 होता है और 5 की पावर ये 1 है। तो देखिए पेयर क्या बना आपका 2 या 5 की घात तो बनी। ये भी आपका कैसा है, ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव, ये भी शांत दशमलव, कौन सा आपका ये वाला जो है अशांत दशमलव, क्योंकि नीचे क्या आ गया 3 आ गया आपका, काटने के बाद भी क्या दिखा नीचे 3 आपका।
अगला सवाल हल करेंगे हम लोग। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है? a प्लस बी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया जो होता है आपका विकर्ण के संदर्भ में वर्ग का, ये होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में क्या होता है 2, यानी विकर्ण का स्क्वायर कर उसका आधा कर दीजिए। तो विकर्ण कितना है आपका a प्लस बी, उसका स्क्वायर आधा कर दीजिए, ये दिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे में क्या दिखेगा 2। ऐसा कौन सा विकल्प है? ठीक है, ये दिखेगा आपको 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जैसे ही ए बी अलग करेंगे, ठीक है ना, 2 से भाग कर तो कट जाएगा, तो ए बी दिखेगा आपको। कौन सा दिखेगा? पहला वाला विकल्प। ठीक है, तो ये इस क्लास का जो है आखिरी सवाल था। तो इतना ही रखते हैं हम लोग।